चलिए हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे सीपीसीटी के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए अगली सीरीज़ में हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, और साथ में हम बात करते हैं यहाँ पे बहुत सारा डिस्क्रिप्शन इसमें देखते हैं, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें आपको चारों डायमेंशन से सारी चीज़ें क्लियर हो। जिस भी डायरेक्शन में क्वेश्चन आते हैं आपसे हल करते बनना चाहिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है वेब पोर्टल। पोर्टल का मतलब होता है कि आपको बता चुका हूँ, पोर्टल मतलब एक प्रकार की वेबसाइट होती है। ठीक है, एक प्रकार की वेबसाइट होती है जिसका अपना एक डोमेन नेम होता है, परंतु उस वेबसाइट में अनेकों वेबसाइट यहाँ पे कनेक्ट होती है। एक प्रकार से हम बोले, जिस प्रकार हम बोलते हैं मॉल, हम बोल सकते हैं ना, जैसे कोई भी सुपरमार्केट या मॉल हम बोल सकते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें हमको फैसिलिटी मिलती है। उसी प्रकार वेबसाइट ऐसी होती है जहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे कनेक्टेड होती है, उसी को यहाँ पे पोर्टल बोला जाता है। और वेब इसलिए क्योंकि इंटरनेट में चल रहा है। इसके संबंध में जो एमएसएन है, एमएसएन का पूर्ण रूप क्या है? तो एमएसएन का पूर्ण रूप यहाँ पे देखने को मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट का एक नेटवर्क है। और इसकी अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक प्रकार का पोर्टल है जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे चलता है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, और क्रिएटर भी माइक्रोसॉफ्ट है। इसकी वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो डोमेन नेम है इसका। ठीक है, इसके अलावा जो कमर्शियल यहाँ देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। जो ओपनिंग डेट है इसकी अगस्त 24 अगस्त 1995 को अभी भी ये वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ विस्टा के अंतर्गत स्नीपिंग टूल बार का कौन सा टूल उपयोग करता है? यानी जो यूज़र होता है उसको जो इंक पेन होता है, जैसे हम कुछ लिख पाते हैं इंक पेन या हाईलाइट कर पाते हैं, उसको मिटाने की सुविधा देता है। तो कौन सा टूल है? यहाँ देखिए आपके सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्नीपिंग टूल है, ये विंडोज़ का है। विस्टा का भी ऐसे का रहता है, विंडोज़ विस्टा का। ये विंडोज़ 11 का मैंने यहाँ पे ला कर रखा हूँ। तो जैसे आप न्यू स्नीपिंग टूल यहाँ पे लेते हैं और ये इस प्रकार आप ले लेते हैं, और कुछ यहाँ पे हाईलाइटर या पेंसिल के थ्रू आप यहाँ पे लिख पाते हैं, तो उसको मिटाने के लिए यहाँ पे एक टूल आता है जिसका नाम है इरेजर। तो इरेजर के थ्रू आप इसको इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? इरेजर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम जो विंडोज़ में हैं, एक स्नीपिंग टूल होता है जो कि स्क्रीनशॉट लेने का काम करता है। तो हम स्नीपिंग टूल का उपयोग यहाँ पे विस्तार से जानने वाले हैं। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, सिंपल स्टार्ट बटन में जाएंगे। स्टार्ट बटन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास में स्नीपिंग टूल आ गया है। स्नीपिंग टूल आ गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नीपिंग टूल के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ का यहाँ पे स्नीपिंग मतलब जो शॉट है, स्नीपिंग शॉट यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके सामने ये खुल गया है स्नीपिंग टूल का जो भी टूल बार है, जो डायलॉग बॉक्स है उसको हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए न्यू ले सकते हैं। ठीक है, और जब आप स्नीपिंग लोगे यानी कि स्क्रीनशॉट लोगे आप किसी भी पार्ट का, तो यहाँ पे आप अलग अलग प्रकार से ले सकते हैं। रेक्टेंगल मोड में ले सकते हैं, विंडोज़ मोड में ले सकते हैं यानी कि पर्टिकुलर विंडो का ले सकते हैं, फुल स्क्रीन मोड यानी कि पूरी स्क्रीन का ले सकते हैं, या फ्री फॉर्म। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ ले सकते हैं। पहले मैं न्यू लेकर दिखाता हूँ। यहाँ पे न्यू हमने जैसे ही लिए तो देखिए आपके सामने यहाँ पे फिर से 4 ऑप्शन आ गए जो हमारे सामने वहाँ पे दिख रहे थे। तो पहला ऑप्शन हमको दिख रहा है रेक्टेंगुलर मोड। रेक्टेंगुलर मोड का मतलब होता है जैसे हम इसका इतना भाग ऐसे माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जो हमने सेलेक्ट करे वो चीज़ें आ गई है। ठीक है, और पहला ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए आपको बॉल पेन दिख रहा है, बॉल पॉइंट पेन दिख रहा है। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं लिखने के लिए। जैसे आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी चीज़ें आपको जो कलर के फॉर्म में दिख रही है, इनमें से आप जो भी कलर चूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये वाला कलर सेलेक्ट करता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं हम SSW एजुकेशन, हम जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। इसके अलावा हम हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब इनको मिटाना है तो जो 3rd नंबर का टूल है वो है इरेजर। इरेजर के थ्रू हम इनको मिटा सकते हैं। अब ये तो पिक्चर में है इसलिए मिटेगा नहीं। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर रूलर दिख रही है, तो रूलर आप लाइन खींचने के लिए उपयोग कर सकते हैं। फिर से क्लिक कर देते हैं उसको तो वो गायब हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए प्रोटेक्टर भी ले सकते हैं हम, और यहाँ पे रूलर भी ले सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा वो आप ले सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए आपके सामने क्या दिख रहा है, टच राइटिंग टूल दिख रहा है। इसके बाद इमेज क्रॉप टूल दिख रहा है, आप इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप अगर ओके कर दिए तो यहाँ से ओके हो जाएगा। उसके बाद आप अंडू कर सकते हैं, रीडू कर सकते हैं। साथ में आपको फिर से देखिए, ये देखिए नो डिले स्नीपिंग का जो समय है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। और साथ में फाइनली आप इसको जो है यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं जिसमें से आप शेयर कर सकते हैं, यानी कि पर्टिकुलर जो अलग जगह जैसे सोशल मीडिया वगैरह, व्हाट्सअप है, फेसबुक, उन जगह पे शेयर कर सकते हैं। ईमेल पे सेव कर सकते हैं। टूल टिप आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेटिंग्स सेट कर सकते हैं, इसकी प्रिंट कर सकते हैं, यहीं से डायरेक्ट है किस एप्लीकेशन में आपको ओपन करना वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। ओपन फाइल आप कर सकते हैं इसमें लाने के लिए। ठीक है, तो इसमें आप जो है सेव भी कर सकते हैं और किसी फाइल को ओपन करके फिर से सेव कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कंप्लीट रूप से स्नीपिंग टूल की। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया स्नीपिंग टूल। अब इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन आएंगे आपसे बनना चाहिए। ठीक है,
चलिए यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से किसे संक्षिप्त सटिम्पन पाठ यानी कि एक प्रकार से एनोटेटेड टेक्स्ट बोला जाता है। ये देखिए, इस प्रकार से एनोटेटेड टेक्स्ट बोला जाता है। तो ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन गाइड एंड मैनुअल के रूप में जो काम करता है उसे क्या बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो हमने इसके पहले भी एक बार पढ़ चुका है इसको क्वेश्चन में, इसको बोला जाता है विकी बुक्स, ठीक है। और विकी न्यूज़ भी होती है, विकी कोट्स भी होती है, विकी स्पीसीज भी होती है। तो हम विकी बुक्स के बारे में बस स्पेशली यहाँ पे जान रहा है। देखिए, आप इसका लोगो देख सकते हैं विकी बुक्स का, और लिखा है विकी बुक्स ओपन बुक्स फॉर एन ओपन वर्ल्ड। मतलब अगर आप बुक ओपन करते हैं तो पूरे वर्ल्ड को आपने ओपन कर लिया, ऐसा मान के चलिए इसमें, ठीक है। और एक प्रकार का टेक्स्ट बुक विकीपीडिया टाइप का है ये। और यहाँ पे हम देखें तो ये मल्टी लैंग्वेज में अवेलेबल है। लगभग 76 जो लैंग्वेज है वो अभी एक्टिव है। इसके अलावा ओनर जो है विकीमीडिया फाउंडेशन के द्वारा इसको जो है, मतलब ये इसका ओनर है। और बनाया किसके द्वारा है? यूजर कार्ल बिक्स और विकीमीडिया कम्युनिटी के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। इसका जो यूआरएल है यानी कि डोमेन नेम हम बोले तो www.wikibooks.org है, ठीक है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन भी ऑप्शनल इसका, और लॉन्च किया गया था जुलाई 10 2003 को, मतलब 18 साल पहले, और अभी भी करंट में ये एक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज़ कंट्रोल पैनल है उसमें फाइल को सेव करने के लिए कौन सी, मतलब जैसे हम हर एक चीज़, जैसे हमने एक्सटेंशन पढ़ा था, तो एक्सटेंशन जो होता है क्या होता है? एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी फाइल को जो है आइडेंटिफाई करना, यानी कि फाइल की पहचान के लिए हम एक्सटेंशन यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर के अंतर्गत किसी भी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंतर्गत कंट्रोल पैनल होता है, उसकी फाइल अगर हम सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन कैसा रहेगा? उसका एक्सटेंशन रहता है .cpl, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी? कंट्रोल पैनल के एक्सटेंशन की, तो आपको पता चल गया ये। इसके अलावा बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, तो वो एक्सटेंशन भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। उसके बारे में पहले बता चुका हूँ एक्सटेंशन क्या होते हैं, और बेसिक रूप से जो एक्सटेंशन थे उनके बारे में बता चुका हूँ। चलिए हम थोड़ा सा कंट्रोल पैनल के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंतर्गत कंट्रोल पैनल होता क्या है, उसकी क्या भूमिका होती है हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत, उसकी क्या क्या सेटिंग्स होती है, सारी चीज़ हम देख लेते हैं। तो आप सिंपल रूप से जाएंगे कहाँ पे? स्टार्ट बटन में, और आपको टाइप करना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल यहाँ पे शो हो जाएगा, उसको क्लिक करेंगे। इस प्रकार से आप बड़ा कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ये देखिए, आपको यहाँ पे इस व्यू में अभी दिख रहा है कंट्रोल पैनल। तो ये देखिए यहाँ पे कैटेगराइज रूप में दिख रहा है। कैटेगराइज मतलब जैसे सिस्टम एंड सिक्योरिटी। अच्छा, कंट्रोल पैनल होता क्या है वो जान लीजिए पहले। कंट्रोल पैनल का मतलब होता है पूरे सिस्टम का मैनेजमेंट इसके अंतर्गत शामिल होता है, यानी कि एक प्रकार से अगर बोले तो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का जो काम करता है उस पैनल को हम कंट्रोल पैनल बोलेंगे। जहाँ पर सारे हार्डवेयर और जो भी मैनेजमेंट हार्डवेयर से रिलेटेड चीज़ें होती है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, तो इन सभी को मैनेज करने का काम इस कंट्रोल पैनल के माध्यम से हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, जैसे सिस्टम एंड सिक्योरिटी यानी कि सारी चीज़ इसके अंतर्गत शामिल है। नेटवर्क एंड इंटरनेट इसके अंतर्गत, हार्डवेयर एंड साउंड इसके अंतर्गत मिलेगा। प्रोग्राम्स जो इंस्टॉल अनइंस्टॉल करना है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। यूज़र अकाउंट की सेटिंग इसके अंतर्गत मिलेंगे। अपीयरेंस एंड रेजोल्यूशन या पर्सनलाइजेशन जो भी है वो सारी चीज़ इसके अंतर्गत। क्लॉक एंड रीजन यहाँ पे मिलेंगे। ईज ऑफ एक्सेस जो सारी चीज़ है वो यहाँ पे मिलेगी। यदि हम चाहते हैं इनको सबको एक्सपेंड करके देखना तो आप यहाँ देखिए, यहाँ साइड में व्यू वाई में जाएंगे और कैटेगरी के अंतर्गत लार्ज आइकॉन या स्मॉल आइकॉन में आप देख सकते हैं। लार्ज आइकॉन अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे थोड़े बड़े आकार में आइकॉन नजर आएंगे, और यदि मैं उसी को जाकर स्मॉल आइकॉन करता हूँ तो आपको बहुत छोटे छोटे आइकॉन दिखेंगे। तो आपकी सुविधा अनुसार आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए, कुछ को मैं यहाँ डिस्क्राइब कर देता हूँ, बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे विस्तार से। जैसे हम फोल्डर की सेटिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। विंडोज़ टूल, मोबिलिटी सेंटर यहाँ देख सकते हैं। विंडोज़ डिफेंडर ये काफ़ी लाभदायक है। अब जैसे आप कंप्यूटर में वायरस आ जाते हैं तो एंटीवायरस आप डालते हो, उसी प्रकार अगर आप विंडोज़ 10 या 11 चला रहे हो तो उसमें आपको एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विंडोज़ डिफेंडर एक सिक्योरिटी होता है। इसमें आप क्या कर सकते हो, जितनी भी चीज़ें जो आपके मतलब वायरस आते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ों को ये मैनेज मतलब उनसे आपके सिस्टम को बचाता है। इसके अलावा ये तो हमारा ग्राफिक्स टैबलेट का एक कंट्रोल पैनल में जुड़ गया। यूज़र अकाउंट, आप यूज़र अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको यूज़र अकाउंट से रिलेटेड सेटिंग मिलेगी। पिक्चर है, पासवर्ड है, नाम है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा ट्रबल शूटिंग मिलेगा यहाँ पे, यानी कि सिस्टम में कोई एरर है तो आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। टास्क बार और नेविगेशन से रिलेटेड सेटिंग है। टैबलेट पीसी से रिलेटेड सिस्टम, ये सिंक्रोनाइजेशन सेंटर है। इसके अलावा सपोर्ट असिस्टेंट है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की रिकवरी से रिलेटेड। स्टोरेज से रिलेटेड यहाँ सेटिंग है। स्पीच यानी कि वॉइस रिकॉग्निशन से संबंधित साउंड की सेटिंग मिलेगी। सिक्योरिटी और मेंटेनेंस, इसके अलावा बैटरी या पावर से रिलेटेड सेटिंग। प्रोग्राम यानी कि जो इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना है उससे रिलेटेड सेटिंग मिलेगी,
ठीक है। रिकवरी रीजन यानी लैंग्वेज टाइम इससे संबंधित मिलेगी। रिमोट ऐप एंड डेस्कटॉप कनेक्शन, इसके अलावा फ़ोन, मॉडेम, पेन एंड टच, नेटवर्क सेटिंग से संबंधित, माउस, इसके अलावा मेल है, फाइल हिस्ट्री, फ़ॉन्ट, यहाँ फ़ॉन्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट की सेटिंग है, कीबोर्ड की, और बहुत सारी सेटिंग जैसे डिवाइस और प्रिंटर, आप कोई डिवाइस अटैच करते हो तो उससे रिलेटेड सेटिंग यहाँ मिलेगी। डिवाइस मैनेजर, ड्राइवर आपको मैनेज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। कलर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ आपको कंट्रोल पैनल में मिलेगी। तो कंट्रोल पैनल का क्या उपयोग है, हम कैसे इसका उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे अब मैं एक आध को क्लिक करके दिखाता हूँ, जैसे प्रोग्राम एंड फीचर्स, इसमें आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे जो प्रोग्राम आपके सिस्टम में है वो आपको यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में दिखेंगे। तो इनको आप सेलेक्ट करके यहाँ से देखिए चेंज, ऑर्गेनाइज, बहुत सारी चीज़ आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं किसी को यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आप चेंज, रिपेयर भी कर सकते हैं, हटाना चाहे तो हटा भी सकते हैं, क्लिक करोगे तो डायरेक्टली हट जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप कर सकते हैं कंट्रोल पैनल से। आई होप आपको कंट्रोल पैनल का बेसिक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ पे हम ये कंट्रोल पैनल आप देख चुके हैं। यहाँ पे हम देखेंगे पेंटियम शब्द किससे संबंधित है। पेंटियम शब्द किससे संबंधित है तो आपको देखना पड़ेगा पेंटियम होता क्या है। तो पेंटियम के बारे में मैंने यहाँ पे बताया, पेंटियम एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है अभी विस्तार से जानेंगे। तो पेंटियम जो है एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंटेल के द्वारा। इंटेल कंपनी का है ये, एक कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है और एक प्रकार से ये आर्किटेक्चर भी बनाती है। 22 मार्च 1993 को इसको पहली बार जो है सीपीयू के रूप में यानी कि पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर के रूप में यहाँ पे लाया गया था। और ये कंपेटेबल किसके साथ था, ये एक प्रकार से देखिए 80,486 जो कंप्यूटर है उसके अंतर्गत यहाँ पे देखिए मतलब इसके लिए कंपेटेबल था। और यहाँ पे अगर देखें तो हम जो है सॉकेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, मॉडल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा लॉन्च की डेट आपने देख चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा मैक्स सीपीयू क्लॉक रेट आप देख सकते हैं 60 से 300 मेगाहर्ट्ज़ आप देख सकते हैं। और इसका सक्सेसर यानी कि पेंटियम, इसके बाद में P6 आया था, पेंटियम 2 आया था, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में, कुछ हम जानकारी यहाँ पे डीवीडी के बारे में देख लेंगे, हार्ड डिस्क और माउस के बारे में। चलिए हम जानते हैं यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर के बारे में विस्तार से। तो माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, माइक्रो प्रोसेसर एक जो है बिस्किट की जैसी एक चिप आकार का आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं टाइगर बिस्किट या जो भी आप बिस्किट है उस प्रकार का आकार का देख सकते हैं, जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें गणना करने का काम करता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। एक प्रकार से हम ये बोलना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि माइक्रो प्रोसेसर एक दिमाग होता है कंप्यूटर का, जैसे हमारा दिमाग होता है उसी प्रकार कंप्यूटर में अगर दिमाग की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर होता है, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, ठीक है। हम माइक्रो प्रोसेसर ना बोलकर क्या बोल देते हैं, सीपीयू। पर सीपीयू के अंतर्गत बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर के अंतर्गत ही भी हम बोलें तो उसको सिंपल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ना बोलकर हम उसको प्रोसेसर बोल देते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे देखिए माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग चिप के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी कि दिमाग होता है और कंप्यूटर में होने वाला सारा काम इस पर ही निर्भर करता है। 2 अंकों को जोड़ना हो या फिर आपको म्यूजिक सुनना हो या फिर आपको कोई ईमेल भेजना हो, लेटर टाइप करना हो या बड़े छोटे कोई भी काम करना हो कंप्यूटर में, तो सारी चीज़ों को मेंटेन करने का काम इस प्रोसेसर का होता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी निर्देश होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको एग्जीक्यूट करने का काम भी, उसका परिणाम देखना है तो भी माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कैलकुलेटर से लेकर घड़ी, टेलीविज़न और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उन सभी जगह अगर देखें तो इस माइक्रो प्रोसेसर का ही यूज़ किया जाता है। अब इस माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो दूसरा भी हो सकता है पर माइक्रो प्रोसेसर ही यूज़ होगा। इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर एक छोटा सा चिप होता है और ये मदरबोर्ड में लगा रहता है। अब मदरबोर्ड होता क्या है, मदरबोर्ड सीपीयू के अंतर्गत एक एक्सपेंशन स्लॉट होता है। जब भी आप कोई कीबोर्ड या प्रिंटर या फिर कोई सीपीयू, कोई रैम या हार्ड डिस्क, कोई भी चीज़ आप सीपीयू में मतलब मदर जो कंप्यूटर में अटैच करते हो तो वो ले देखे जाके कहाँ अटैच होता है, वो मदरबोर्ड में होता है। मदरबोर्ड एक्सपेंशन स्लॉट है जहाँ पे आपको माइक्रो प्रोसेसर भी अटैच होता हुआ नजर आएगा। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप इन सभी में देखने को मिलता है। अंकगणितीय गणना करने इन सभी चीज़ों के लिए डिज़ाइन किया गया है। और साथ ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अगर तालमेल करना है तो भी माइक्रो प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है। इसकी जो पावर है उसको मापने के लिए यहाँ पे गीगाहर्ट्ज में इसको मापा जाता है। जिस सीपीयू या जिस प्रोसेसर की गीगाहर्ट्ज ज़्यादा होगी उसकी गति उतनी ही तेज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। थोड़ी सी जहाँ बात कर लेते हैं हिस्ट्री की यानी कि इसके इतिहास की। तो सबसे पहले 1970-71 में हम देखें तो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक के लिए यहाँ पे सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था। और यहाँ पे ये माइक्रो प्रोसेसर का ऑर्डर जापानी कंपनी बिजीकॉम ने इंटेल को दिया था। और इसकी बिट अगर देखें तो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था और इसे 4004
भी कहा जाता था। तो आपको दोनों चीज़ याद रखना है। ये तो ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा 1970-71 यहाँ पे हम देख सकते हैं, परंतु यहाँ पूछा जाएगा सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर की बिट क्या थी, 4 बिट, और क्या नाम था उसका, 4004 था। इसके बाद सेकंड जनरेशन की अगर बात करें तो 1974 में एक शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर 8008, 4004 को अपग्रेड करके 8008 बना दिया गया, और एकल चिप के यानी कि इंटीग्रेटेड जो चिप थी इसके रूप में जो बनाने की यहाँ पे घोषणा की गई, और यह चिप 1 साल के कम समय में बहुत ही पावरफुल हो गई। इसके अलावा तीसरी जनरेशन की अगर बात करें तो 1978 में 8, देखिए यहाँ पे 16 बिट वाला हो गया, और 8086 जो प्रोसेसर है वो जारी किया गया, जिसे इंटेल के 8086 और Zlog Z 8000 द्वारा दर्शाया गया। इस माइक्रो प्रोसेसर में मिनी कंप्यूटर को 16 बिट प्रोसेसर के साथ यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। साथ ही तीसरी यानी कि जो थर्ड जनरेशन है उसके बाद 1990 में इंटेल ने i386 प्रोसेसर के यहाँ पे लॉन्च किया, और यह प्रोसेसर सबसे पहले i386 व्यावसायिक रूप से यानी कमर्शियल रूप से 32 बिट में माइक्रो प्रोसेसर के रूप में यहाँ पे जारी हुआ था, और इस माइक्रो प्रोसेसर में पहली बार एक समय में एक से अधिक प्रोग्राम चलाना संभव हुआ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा प्रोसेसर में अगर देखें तो कोर होते हैं, आपने देखे होंगे, डुअल कोर होते हैं, इसके अलावा क्वाड कोर होते हैं, हेक्सा कोर होते हैं, ऑक्टा कोर होते हैं। ये होते क्या है, तो प्रोसेसर में कोर क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें, मैं पहले आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक हमारे पास में दिमाग है, अगर हम दिमाग में एक चीज़ चलाएं तो अच्छे से चलती है, और 2 चीज़ चलाएं तो हमारा दिमाग उसमें 2 जगह बढ़ जाएगा, काम नहीं करेगा, और 4 अगर आ जाए तो हमारा दिमाग हैंग होने लगता है। उसी प्रकार कंप्यूटर में एक प्रोसेसर लगा और एक काम हम करते हैं तो आसानी से करता है, 2 अगर करें तो काम स्लो हो जाता है, और 3 करे ऐसे में हैंग होने लगता है। उसी प्रकार उतनी ही भाग में यानी कि बिस्किट आकार के भाग में हम उसको अलग अलग भाग में बांट देते हैं, यानी कि 2 भाग उसमें लगा देते हैं, तो क्या कहलाएगा, देखिए सिंगल कोर 1 भाग, डबल कोर, डुअल कोर मतलब 2 भाग, ठीक है। इसी जगह अगर हम 4 भाग लगा देते तो हो जाता है क्वाड कोर, उसके बाद 6 भाग लगा देते हैं तो वो हो जाता है हेक्सा कोर, 8 कोर लगा देते तो हो जाता है ऑक्टा कोर, यदि 10 कोर लगा देते हैं तो वो डेका कोर हो जाता है। तो इसी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लगी एक जो है गणना करने वाली यूनिट होती है, जो कि कोर मतलब कोर के रूप में यहाँ देखने को मिलती है, और इसी चिप में प्रोसेसर की गति निर्भर होती है। प्रोसेसर अलग अलग कोर के होते हैं। एक कोर वाले जो प्रोसेसर है उसको बोला जाता है सिंगल कोर प्रोसेसर, और सिंगल कोर में अगर ज़्यादा हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, ज़्यादा लोड आ जाता है तो वो हैंग होने लगता है। इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए हम उसमें अतिरिक्त कोर लगा देते हैं, तो इसी के नाम पर यहाँ पे इसका नाम पड़ा है। जैसे 2 कोर है तो डुअल कोर, 4 कोर है तो क्वाड कोर, 6 कोर है तो हेक्सा कोर, यदि ऑक्टा कोर की बात करें तो यहाँ पे 8 कोर, और डेका कोर की बात करें तो यहाँ पे 10 कोर। उनके बारे में देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कोर होते हैं, ठीक है। क्वाड कोर में हम देखें तो यहाँ पे 4 इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, 4 कोर होते हैं, और ज़्यादा गणना मतलब जिसमें जितने कोर होंगे अधिक उतनी ही अधिक गणना वो करेगा। हेक्सा कोर मतलब 6 कोर होते हैं, ऑक्टा कोर मतलब 8 प्रोसेसर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और डेका कोर मतलब 10 सीपीयू यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं हमारे इंटेल के द्वारा जो है, जैसे सबसे पहले पेंटियम आते थे, फिर डुअल, फिर आए देखिए डुअल कोर आए, फिर कोर टू डुअल आए, फिर i3 यहाँ पे देखने को मिले, फिर i5, इसके अलावा i7 और अभी i9 भी आ गए हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग, और इसके अंतर्गत जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं उनको जनरेशन में देखा जाता है। तो अभी वर्तमान में अगर देखें तो 11 जनरेशन के कंप्यूटर हमको वर्तमान में देखने को मिलेंगे। इसके पहले हमको 10th जनरेशन देखने को मिलेंगे, 9th जनरेशन, 8th जनरेशन। अच्छा, बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है तो कोर चेंज हो जाते हैं, यानी कि देखिए अभी जब भी कोर i7 चल रहा है या सभी चल रहा है समझो, तो इनमें जो 11 जनरेशन चल रही है वो चलते रहेगी, 12th भी आ जाएगी, 13 भी आ जाएगी। अब ज़्यादा जनरेशन हो जाएगी तो बहुत बड़ा बदलाव हो गया समझो, तो बहुत बड़ा बदलाव होगा तो कोर i9 के अलावा कोर i11 कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, ठीक है। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है, आप अगर अपने पास कंप्यूटर चलाते हैं लैपटॉप, तो आपके पास में कौन सा सीपीयू आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, इनमें से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। अब प्रोसेसर के जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 80 मतलब 8085 देखने को मिलेगा माइक्रो प्रोसेसर। इस माइक्रो प्रोसेसर को 1977 में इंटेल द्वारा पेश किया गया था, और यह एक 8 बिट का जो है माइक्रो प्रोसेसर था। 5 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति पर तक काम कर सकता था, और इसकी चिप 40 पिन की बनी होती थी, और ये चिप के आकार को कम करने के लिए यहाँ पे डेटा बस के साथ लोअर ऑर्डर एड्रेस बस को मल्टीप्लेक्स करता है। इसके अलावा 86 आया, यानी कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर। यह एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर जिसमें 20 एड्रेस लाइन और 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर थे। 1 MB के जो स्टोरेज है, साथ ही 16 जो डेटा लाइन्स है उनको कनेक्ट करता था। 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर में एक शक्तिशाली इंस्ट्रक्शन है कि जो
निर्देश होते हैं उनका सेट होता है, और जो कि गुणा करने, विभाग यानी विभाजन करने, बांटने, उनको इन कार्य को आसानी से कर सकता था। ठीक है, इसके अलावा एक और हम देख सकते हैं CISC, जो इसका नाम है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। यह एक धीमा माइक्रो प्रोसेसर है जिसे गेम खेलने, गाना सुनने, टेक्स्ट जोड़ने और बहुत सारे अनेक काम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इसके अलावा इसकी गति RISC प्रकार के जो प्रोसेसर है उसकी तुलना में कम थी। ठीक है, RISC इसके आगे देखेंगे हम, तो देखिए ये इसका मतलब होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। यह एक कम इंस्ट्रक्शन सेट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि सरल और छोटे निर्देशों के कारण इसे बहुत तेजी से निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इस प्रकार के जो माइक्रो प्रोसेसर विशेष कार्य जैसे कि डेटाबेस से रिलेटेड, सर्वर, ईमेल, क्लाइंट, इन सभी के लिए यहाँ पर डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके माइक्रो प्रोसेसर के भाग कौन कौन से होते थे। इसके पहले हम ये चीज़ जान लेते हैं। देखिए जैसे ही हम इनपुट डिवाइस, ये तो इनपुट डिवाइस का मतलब होता है माउस, कीबोर्ड या जो भी हम देख सकते हैं, इनसे जैसे इंस्ट्रक्शन गए तो वो कहाँ जाता है, CPU के अंतर्गत। CPU में हम देख सकते हैं हमको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। एक तो होती है मेमोरी यूनिट। ठीक है, मेमोरी यूनिट मतलब जैसे हम बात करें रजिस्टर होते हैं जिसमें प्रोसेसिंग करने के दौरान या प्रोसेसिंग के पहले डाटा स्टोर होता है। कंट्रोल यूनिट जो होती है कंट्रोल करने का काम करती है। ALU गुणा, भाग, अर्थमेटिक, लॉजिकल, बहुत सारे यहाँ पे काम करने का जो है ये पूरा काम करती है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, माइक्रो प्रोसेसर बनता है। जब कार्य कंप्लीट हो जाता है, जो भी काम है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, तो वो हमको कहाँ मिलता है, वो आउटपुट डिवाइस के रूप में हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, CU यानी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट यानी कि रजिस्टर है। ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है माइक्रो प्रोसेसर में। तो यहाँ देखिए आपको 3 चीज़ मिलती है। मेमोरी यूनिट यानी कि जो भी डाटा है वो पहले स्टोर होता है और बाद में भी स्टोर होता है। ALU मतलब गुणा भाग करने का काम करती हैं, जो भी लॉजिकल गणना वो करने का काम करती है। और कंट्रोल यूनिट मतलब सबको मैनेज करने का काम करती है। ठीक है, मतलब कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक, तो ये तो बात हो गई CPU के भाग। अब वर्गीकरण में आपको देखने जैसे 4 बिट वाले आए जिसमें हम देख सकते हैं, देखिए इंटेल 404, 4004, 8 बिट वाले आए 8008 आप देख सकते हैं, 8080 इस प्रकार आप ये देख सकते हैं। 16 बिट वाले आए तो 8086 आ गए, फिर 32 बिट वाले आए तो इंटेल 80386 वाले आ गए, अलग अलग प्रकार आप देख सकते हैं। अच्छा, अभी आपको 64 बिट में भी देखने को मिलेंगे CPU। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, जब हमने माइक्रो प्रोसेसर के बारे में कंप्लीट पढ़ा तो क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन हो सकते हैं जैसे माइक्रो प्रोसेसर में कितने भाग होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है ALU, एक होता है CU और एक होता है MU यानी कि मेमोरी यूनिट। ये 3 भाग आपको माइक्रो प्रोसेसर में देखने को मिलेंगे। माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड किस में मापी जाती है, हर्ट्ज में मापी जाती है। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था, ये आपको 1970-71 में 4 बिट का देखने को मिलता है जिसका नाम था 4004। क्लॉक स्पीड जो होती है माइक्रो प्रोसेसर की वो होती है 66 मेगाहर्ट्ज से 3.8 गीगाहर्ट्ज तक होती है। फिर 1971 में बनाया गया प्रोसेसर, 1970-71 हम देख सकते हैं, ये तो सन इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लगभग आप देख सकते हो 4004 था। माइक्रो प्रोसेसर में कितने प्रकार के कोर होते हैं, ये होते हैं आप देख सकते हैं, देखिए डुअल कोर होता है, क्वाड कोर होता है, हेक्सा कोर होता है, ऑक्टा कोर होता है, फिर डेका कोर होता है। जैसे कि डुअल कोर मतलब 2 कोर, और उसके बाद आप जो है 4 कोर, फिर 6 कोर, फिर 8 कोर, फिर 10 कोर। माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी एक तो इंटेल है, ये आर्किटेक्चर भी बनाती है, और AMD सिर्फ प्रोसेसर बनाती है। माइक्रो प्रोसेसर में कैश मेमोरी की गणना करने की क्षमता कितनी होती है, 256 KB से 8 MB तक हो सकती है। फिर इंटेल के प्रोसेसर किस टेक्नोलॉजी पर बने होते हैं, ये होते हैं हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी पर। तो ये तो कंप्लीट हुआ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं एक जो हमने DVD की बात की थी। DVD क्या है, DVD एक डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, डिजिटल वीडियो डिस्क है जो कि ऑप्टिकल डिस्क मानी जाती है। और इसको 1995 में फिलिप्स और सोनी ने एक नए टाइप की डिस्क को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और इसकी जो मेमोरी होती है वो 4.7 मतलब सिंगल साइड की अगर बात करें तो इसका स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 गीगाबाइट होती है, GB होती है। हाई डेफिनेशन जो डिजिटल वीडियो फाइल है वो स्टोर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और ये CD का अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है। इसके अलावा हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक डिस्क है। ठीक है, एक प्रकार से अगर देखें तो फिजिकल स्टोरेज डिवाइस इसको बोला जाता है, जिसमें डाटा फाइल जो है परमानेंट स्टोर करने के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। बहुत सारा जो है यहाँ पे जो शक्ति मतलब जो एक प्रकार से जो डिस्क है वो लगी होती है, जितनी अधिक डिस्क होगी उतनी अधिक कैपेसिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। स्पाइंडल में ये फंसी होती है, रीड राइट हेड यहाँ पे देखने को मिलता है सभी चीज़ों में।
जितनी भी चीज़ें हमको देखने मिलती है। माउस एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस, मतलब ऑप्टिकल माउस अभी वर्तमान में यूज़ हो रहा है, इसलिए एक प्रकार का इनपुट पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस इसको बोला जाता है। तो आप इसका देख भी सकते हैं, मैकेनिकल माउस आते थे, फिर आ गया प्रकाशीय यानी कि जो ऑप्टिकल माउस, फिर उसके बाद वायरलेस माउस। ठीक है, तो मैकेनिकल माउस ये वाले थे, ऑप्टिकल माउस आप देख सकते हैं, और वायरलेस वाले ये देख सकते हैं। ठीक है, तो बात हो गई कंप्लीट यहाँ पे माउस की। अब बात करते हैं MS पावर पॉइंट में पावर पॉइंट वेब अनुप्रयोग, मतलब एक प्रकार से अगर हमको रिमोट टाइप से पावर प्रेजेंटेशन को रन करना है तो उसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट पूछी जा रही है। तो शॉर्टकट यहाँ पे Ctrl+F5 है। ठीक है, इसके अलावा बैंक में ATM के संदर्भ में जो है ATM का पूरा रूप क्या है, तो ATM का पूरा रूप ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। तो ATM के बारे में आप देख भी सकते हैं, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और अलग अलग संस्थान अलग अलग जगह में बैंक रेल मतलब बैंक में भी एक प्रकार से रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, शॉपिंग मॉल, इन सभी जगह में जो है ATM मशीन आपको देखने को मिलती है, जो कि 24 घंटे सुविधा देती है यहाँ पे कैश विड्रॉल करने का, बैलेंस चेक करना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो ये तो कंप्लीट हमारा हुआ, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किए और उनके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी देखे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।